Hello students, myself as JP. Today I am going to start a new topic of the very first lesson of class 9th, the French Revolution. My topic is the outbreak of the revolution. किस तरीके से रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ, कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे रेवोल्यूशन फूटा, कैसे रेवोल्यूशन आपका बिगिन हुआ. So we will discuss here about Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. पिछले सेक्शन में आपने पढ़ा था कि लुइस 16 ने क्यों टैक्स बढ़ाया था, क्योंकि जैसे ही वो थ्रोन पे पहुंचा तो उसने देखा कि जो है पूरी ट्रेजरी खाली थी और उसे एक्सपेंसेस सारे जो है उसके पास नहीं हो पा रहे थे. इसलिए उस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उसने कॉमन स्टेट पर टैक्स इम्पोज कर दिया. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप कैसे समझ सकते हैं कि उसने ऐसा सोचा होगा कि मुझे ऐसे करना है. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस. फ्रांस में ओल्ड रिजाइम के टाइम जो मोनार्च था उसके पास टैक्स इम्पोज करने का पावर नहीं था, उसको टैक्स लगाने की उसके पास पावर नहीं थी. अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, मतलब वो अपने अकेली इच्छा से वो टैक्स नहीं लगा सकता था. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच कुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. ये तभी हो सकता था कि जब तक कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग न बुलाए और उसमें एक प्रस्ताव ना पारित किया जाए कि हमें न्यू टैक्सेस इम्पोज करना है, न्यू टैक्सेस लगाने हैं. The States General was a political body to which the three states sent their representatives. जो स्टेट जनरल्स होते थे वो एक तरह से पॉलिटिकल बॉडी होते थे, मतलब इनका पॉलिटिक्स से रिलेशन होता था. जो टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये तीनों स्टेट के लोग अपने अपने प्रतिनिधि, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. हालांकि मोनार्च अकेले इस बात को डिसाइड कर सकता था कि उसे मीटिंग कब बुलानी है. सो द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614. सबसे आखिरी बार ये मीटिंग 1614 में हुई. ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स. 5 मई 1789 को लुइस 16 ने क्या किया, सारे स्टेट्स, तीनों स्टेट्स की एक असेंबली बुलाई एक साथ, जिसमें उसके स्टेट जनरल्स जो है पहुँचे थे कि नए टैक्सेस पर किस तरह से प्रपोजल पास किया जाए, उसे कैसे पारित किया जाए. सो अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट दी डेलीगेट्स. एक शानदार आलीशान हॉल वर्साइल में जो है तैयार किया गया ताकि वहाँ पे सारे प्रतिनिधि पहुँच सकें. उस वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने इसको प्रिपेयर किया. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और सेकेंड स्टेट यानी नोवेल्टी, दोनों ने मिल करके दोनों ने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने अपने मतलब 300 जो है क्लर्जी के और 300 नोवेल्टी के उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि भेजे. हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स. और ये 300 प्रतिनिधि जो थे एक दूसरे की तरफ मुँह करके दोनों तरफ बैठे हुए थे. वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. जबकि थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे उन्हें जो है पीछे खड़े होना पड़ा. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने में, उनमें जो शिक्षित लोग होते थे, सबसे संपन्न लोग होते थे थर्ड स्टेट में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था. सो पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली. जबकि किसान, काश्तकार, आर्टिशन एंड वुमेन, महिलाओं को, उन्हें असेंबली में जाने से मना कर दिया गया. हाउएवर देयर वर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स. हालांकि लोगों के अंदर बहुत ही तकलीफ़ थी और लोगों की डिमांड थी कि हम भी जो है इस असेंबली हॉल में बैठें. तो उन्होंने अपने दुख और अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी मांग रखी और एक जो है उन्होंने 40,000 लेटर्स लिख करके
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से वहाँ पर भेजा अपनी डिमांड्स के लिए। सो वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। तो जो स्टेट जनरल में जो वोटिंग हो रही थी पहले, इन द पास्ट, पहले समय में क्या होता था, इट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, वहाँ का एक सिद्धांत था, उसके आधार पे वोटिंग होती थी। सारे स्टेट्स के लोग एक वोट उनका माना जाता था। ईच स्टेट हैड वन वोट, हर स्टेट के एक प्रतिनिधि का एक वोट होता था। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटर्मिन टू कंटिन्यू दिस सेम प्रैक्टिस। इस बार भी लुइस 16 ने निर्णय लिया कि हम उसी तरह से करेंगे वोटिंग। बट मेंबर्स of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote। जबकि क्या था कि मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उनकी डिमांड क्या थी, उन्होंने कहा कि वोटिंग जो होगा वो इस तरीके से होगा कि इस असेंबली में जितने लोग मौजूद हैं उनके एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा। This was one of the democratic principles put forwarded by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। और ये जो था एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस ये आइडिया था, जिसको एक फिलोसफर जिसका नाम था रूसो, जिसने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, उसको प्रतिपादित किया। उसने जो है इसको फॉरवर्ड किया था आइडिया, और थर्ड स्टेट के लोग इसी को फॉलो करने के लिए प्रेशर बनाने लगे। When the king rejected this proposal, जब किंग ने उनके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इनकार कर दिया इस प्रपोज़ल को, तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तब इसके विरोध में थर्ड स्टेट के जितने मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर आ गए। So the representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। इस तरह से थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जो है पूरे राष्ट्र में वो जो है एक तरीके से ये इन बातों को फैलाने लगे, अपने अपने उद्देश्य का प्रचार प्रसार करने लगे, एक स्पोक्समैन की तरह, मतलब एक वक्ता की तरह पूरे फ्रेंच नेशन में। और ऑन 20 जुलाई दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। और 20 जून को वो एक इंडोर टेनिस कोर्ट जो कि वर्साइल के मैदान में था, वहाँ पर जो है सारे लोग एकत्रित हुए जितने भी थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। तो उन्होंने घोषणा किया कि जो है वो खुद को नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित करते हुए उन्होंने शपथ लिया कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, तब तक यहाँ से नहीं खिसकेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट कर देते हैं, जब तक हम फ्रांस का एक संविधान नहीं बना देते हैं। वही कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है जो मोनार्ची रूलर है उसकी पावर के पर कतरेगा, यानी उनकी सीमा में एक सीमा में उनको बांध देगा। सो दे वर लेड बाय मिराबो एंड एब्बेसाइयस। और इनके नेता कौन थे? मिराबो एंड एब्बेसाइयस। उनके नेतृत्व में ये नेशनल असेंबली बनी। सो मिराबो वाज बोर्न इन अ फैमिली, नोबल फैमिली। मिराबा जो है वो नोबेलिटी से बिलोंग करता था, सेकंड स्टेट, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से प्रेरित हो चुका था कि इस समय इस बात की आवश्यकता है कि समाज से जो फ्यूडल प्रिविलेज है, जो बाई बर्थ लोगों को राइट मिला हुआ, बाई बर्थ जो लोगों को फ़ायदा मिलता है, ये चीज़ें समाज से ख़त्म करनी चाहिए और सबको बराबर रखना चाहिए। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उसने एक पत्रिका निकाला, एंड डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स। और वर्साइल्स में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहाँ पे उन्होंने एक ज़ोरदार बुलंद आवाज़ में भाषण दिया पूरी असेंबली भीड़ को। सो इन दिस वे हियर बीइंग अ
member of noble family. This man Mirabeau, he performed a useful task for French people. Another person, Abbe Sieyès, originally a priest. Abbe Sieyès फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था, जो कि क्लर्जी लोग उसमें आते थे। वह ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, एक जो है क्रिश्चियन प्रीस्ट था। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो उसने एक पैम्पलेट लिखा था जिसने लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। यानी एक प्रभावशाली पैम्पलेट, उसने जो है प्रभावशाली पोस्टर टाइप से जो है उसने एक लेख लिखा जिसने जो है लोगों को काफ़ी प्रेरित किया। उसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है, उस पैम्पलेट की हेडिंग में था। सो वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीदेड विद टर्मोइल। जहाँ एक तरफ वर्साइल में जो है नेशनल असेंबली में लोग बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करने के लिए, वहीं पे फ्रांस का जो शेष हिस्सा था वो पूरी तरह से परेशान था, एकदम दाने दाने के लिए तरस रहा था। अ सेवर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। ठंड इतनी कड़ाके की थी, इतनी भयानक थी कि जिसकी वजह से फसल बहुत ख़राब हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। रोटियों की कीमत बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और अक्सर जो बेकर्स थे उन्होंने इस परिस्थिति को देखते हुए परिस्थिति का जो है उन्होंने शोषण किया और उन्होंने ढेर सारी जो है ब्रेड बनाने वाले आइटम्स उसमें उन्होंने इकट्ठा कर लिया। सो आफ्टर स्पेंडिंग hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. बहुत कई घंटे बिताने के बाद लंबी लाइन में, बेकरी के सामने लंबी लाइन में खड़ी हुई महिलाओं की भीड़ जो कि क्रुद्ध हो चुकी थी, वो जो है उस दुकान पे तूफान की तरह जो है उन्होंने आना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स नो टू मूव इनटू पेरिस। ठीक उसी समय किंग ने ऑर्डर कर दिया कि उन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि वो पेरिस में घुसे। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। और 14 जुलाई 1789 को इस क्रुद्ध भीड़ ने पूरे बास्टाइल प्रिजन को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया तूफान की तरह। सो इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से अफवाह फैली, गांव में ये अफवाह फैली, और अफवाह ये थी कि जो महलों के जो महाराज हैं उन्होंने बहुत सारे किराए के गुंडे ले रखे हैं और वो जो है हमारी फसल को, जो हमारी फसल पक रही है उसको नष्ट करने की इरादे में हैं, की ताक में हैं। सो कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर। तो इस तरह के डर से फंसे हुए किसान पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिच फॉर्क्स एंड अटैक्ड चटॉक्स। तो बहुत सारे किसानों ने जो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया कि जहाँ जहाँ अनाज के भंडार थे, जितने भी जो है बड़े बड़े महलों में जहाँ पे नोबल लोग रहते थे, उनके घरों पर अटैक कर दिया। और इस तरीके से जो है ताकि जो है वहाँ से कुछ चीज़ें वो हासिल, मतलब ताकि वो आगे की एक्टिविटी ना कर सकें। So they looted, hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues। और इस तरीके से उन्होंने जो भी वहाँ पे अनाज भंडार करके रखा गया था उसको उन्होंने लूट लिया, और बाकी चीज़ें जितने भी कागज़ पत्र थे जिसको उन लोगों ने गिरवी रखा था, और जितने भी सारे रिकॉर्ड्स थे, और जितने भी जो है वहाँ पे ड्यूज़ थे, जो भी क्या कहते हैं मैनोरियल ड्यूज़ थे, जो उनसे जो है मैनोरियल ड्यूज़ लिया जाता था,
तो मतलब महल वाले जो है उनसे जो घर का ड्यूज़ लेते थे उन सब को उन्होंने उसके सारे कागजात को जला दिया। सो अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज़। एक बड़ी संख्या में जो नॉवेल्स लोग थे यानी सेकंड स्टेट के लोग, वो वहाँ से भाग खड़े हुए अपना घर छोड़ के, और बहुत सारे लोग तो आसपास के देशों में जा कर के शिफ्ट हो गए, वहाँ से स्थानांतरित हो गए, माइग्रेट हो गए। सो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से लुइस 16 जो था, फाइनली उसने जब देखा कि मुझे जो है इस प्रकार से भीषण प्रजा जो कि विद्रोह कर रही है उसकी ताकत का सामना करना पड़ रहा है, तो फाइनली लुइस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा हाँ भाई, नेशनल असेंबली भी कोई चीज़ है, और उसको एक्सेप्ट किया, उसकी डिमांड्स को उन्होंने मांगा, उसके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया, जो भी उनके सिद्धांत थे। दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि जो लुइस 16 की पावर है अब उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकता है, यानी उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा में रहकर अब काम करेगा। इन दिस वे ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, on the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक घोषणा पत्र जारी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी फ्यूडल सिस्टम में जो भी टैक्स वगैरह लिए जाते थे, जो हम नॉवेल्टी को ओबलाइज करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो टैक्स देते थे, आज के बाद ये सिस्टम ख़त्म किया जाता है। यानी कि फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड ऑन 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड हो गया, यानी उसका बहिष्कार हो गया। 4 अगस्त 1789 के बाद फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम ख़त्म, अब लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जितने भी क्लर्जी के सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनको भी मजबूर किया गया कि वो भी उनको जो बाई बर्थ प्रिविलेज मिला है उसको छोड़ दें। टिथीज वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। और जो टिथीज टैक्स जो कि चर्च को दिया जाता था उसका बहिष्कार कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। और चर्च के लोगों ने जो ज़मीनें हासिल कर रखी थी उसको जब्त कर लिया गया। कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त कर लिया, उसे छीन लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। और परिणाम क्या हुआ? फ्रेंच गवर्नमेंट जो नेशनल असेंबली थी उसके पास पूंजी बढ़ कर के 2 बिलियन लीवर्स के आसपास हो गया। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। कुछ प्रमुख डेट्स जो कि हमारे रेवोल्यूशन के आउटब्रेक से संबंधित है। उनमें 1774 को लुइस 16 बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस, यानी 1774 में लुइस 16 फ्रांस का किंग बन गया। फेसेस एम्प्टी ट्रेजरी, और उसे खाली खजाने को जो है उसे देखना पड़ा, यानी खजाना उसके सामने खाली था। एंड ग्रोइंग डिस्कॉन्टेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। और ओल्ड रिजाइम में जो सोसाइटी बनी थी उसमें लोगों के अंदर जो असंतोष, डिस्कॉन्टेंट, जो संतुष्ट नहीं थे उस समय के सिस्टम से, उसको उसे फेस करना पड़ा, इस चुनौती को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। सो इन 1789 कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द Bastille इज स्टॉर्म एंड पीजेंट रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। यानी स्टेट्स जनरल का एक मीटिंग हुआ, थर्ड स्टेट फॉर्म हुआ, थर्ड स्टेट्स ने मिल करके एक नेशनल असेंबली बनाई 1789 में, और Bastille प्रिजन ध्वस्त हो गया। स्टॉर्म मीन्स ध्वस्त हो गया। एंड पीजेंट रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। इसी तरीके से 1789 में अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स।
यानी 1789 में फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तैयार किया गया, जिसने किंग यानी लुइस 16 की पावर को एक सीमा में बांध दिया, उसकी लिमिट कर दी कि इससे आगे ये कुछ नहीं कर सकता। एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और जितने भी वहाँ इंसान थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, सबको बेसिक राइट की गारंटी मिल गई, सबको मूलभूत अधिकार की गारंटी मिल गई। फिर 1792 से 93 के बीच में फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस जो है गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। एंड द किंग इज़ बीहेडेड, और लुइस 16 का सर धड़ से अलग कर दिया गया, उसका गला काट दिया गया गुलेटिन मशीन में। एंड ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, और जैकोबिन रिपब्लिक को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल्स जो है वहाँ पे रूल करने लगे, डायरेक्टरी रूल्स बन गए फ्रांस में, और उसी को लोग फॉलो करने लगे। फिर आता है 1804, नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया, वहाँ का किंग बन गया। एंड एनेक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के बड़े पार्ट के बड़े हिस्से को उसने जो है अपने अंडर में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया। एंड इन 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, और 1815 में नेपोलियन जो है वाटरलू में हार गया। Well, students, let us discuss an activity. Each telling representatives of the third state takes the oath raising their arms in the direction of Bali. इन्होंने दिखाया है कि जो है थर्ड स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो शपथ ले रहे हैं अपने हाथों को जो है खड़ा करके, वो भी बैली के डायरेक्शन में। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, बैली क्या था, मतलब असेंबली ऑफ द प्रेसिडेंट, स्टैंडिंग ऑन अ टेबल इन द सेंटर, जो कि प्रेसिडेंट को जो है टेबल के सेंटर पर खड़ा किया गया है। डू यू थिंक दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट बैली वुड हैव स्टूड विद हिज बैक टू द असेंबल्ड डेपुटीज? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक्चुअल इवेंट जब हो रहा था, बैली वुड हैव स्टूड विद हिज बैक टू द असेंबल्ड डिप्यूटीज, तब वो जो बैली था वो जो है मतलब जो असेंबल्ड डिप्यूटीज थे उनकी तरफ पीठ पीछे करके खड़ा था। व्हाट कुड हैव बीन डेविड्स इंटेंशन इन प्लेसिंग बैली, यहाँ पे बैली को खड़ा करने का डेविड का क्या इरादा था अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। So here is the figure, that is a painting sketched by जैक्स लुइस डेविड। एक पेंटर थे जैक्स लुइस डेविड, उन्होंने जो है टेनिस कोर्ट में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स के द्वारा, उसका पिक्चर इसने जो है प्रिंट किया था और बाद में इसे नेशनल असेंबली की छत से लटकाया गया था। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन दी नेशनल असेंबली, और किस इरादे से पेंटिंग बनी थी कि उसे नेशनल असेंबली के हॉल में टांगा जाए। सो हियर ही वांट्स टू टेल दैट हियर थर्ड स्टेट्स मेंबर्स आर स्टैंडिंग, दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स टूवर्ड्स बेली द प्रेसिडेंट, means they thought that in a constitution there should be a president and a national assembly and they have to follow constitutional rule framed. So they are indicating their hand towards this man, this president. So this was the activity. He wants to tell that when this meeting, when the first state, second state and third states meeting was held in the leadership of Louis XVI in that hall, what happened? This man, this Bali, he was not, he was in very, you can say, in hidden condition, means he had not faced like this, and in this picture they are giving him respect, honor, and that's why he is stood on this table. So this is the difference that is shown by this painter Jacques Louis David, that Bali
has special intention means David has special intention in placing Bali in this way because he wanted to give him honor. Let us discuss this map of France. Children, with green color the regions not affected by great fear, जिनके ऊपर मोनार्ची रूल का ज़्यादा फियर नहीं था, डर नहीं था, वो ऐसे क्षेत्र हैं जिसे ग्रीन कलर से शो किया गया है। इतने लोगों को ज़्यादा जो है मोनार्ची रूल से डर नहीं लगता था। एंड ये जो आपका रेड कलर का है, ब्रिक रेड कलर, एरियाज़ ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789, इन सब एरियाज़ में जो है हमारे रेवोल्यूशन के लिए जो है एग्रेरियन मतलब जितने भी रेवोल्यूशनरी क्रांति करने वाले लोग, जितने भी एक्टिव लोग थे जो कि मोनार्ची रूल को ख़त्म करना चाहते थे और वो वो वायलेंस का सहारा लेकर के जो है मोनार्ची रूल को ख़त्म करना चाहते थे और 1789 में इन्होंने रिवोल्ट किया। यहाँ के लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड दिस पोर्शन बाय दिस सर्कल विद इन अ डॉट, in a dot within a circle, it is epicenter of main panic movements. ये जहाँ पर ये जो गोल गोल सा बना हुआ है, ये गोल गोल सा बना हुआ है, यही जो है इस रेवोल्यूशन का केंद्र था। यहाँ से रेवोल्यूशन जो है ओरिजिनेट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहीं से रेवोल्यूशनरीज जितने भी थे एक्टिवेट होकर के चारों दिशाओं में फैलने लगे, यहीं से उनके आइडियाज़ फैलने लगे। एंड उसके बाद ये जो एरो से बना हुआ है, एरो से बना हुआ ये पोर्शन है द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, और इस तरीके से लोगों के अंदर एक डर जो है समाने लगा। इन सब एरिया चारों तरफ डर पैदा होने लगा। यहाँ आप देख रहे हैं इधर स्विट्ज़रलैंड है, इधर नीदरलैंड्स है, ये मेडिटेरियन सी है, इधर स्पेन है, और इसके बीच में जो है इस बाउंड्री के अंडर में यहाँ बे ऑफ बिस्के, और ये बीच में आपका ये फ्रांस है। So the map shows how bands of peasants spread from one point to another. ये मैप ये बताता है किस तरीके से किसानों का झुंड जो है एक जगह से दूसरी जगह फैला। Well students, let us take a new topic in which France becomes a constitutional monarchy. किस तरीके से फ्रांस जो है एक ऐसा मोनार्ची बना जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके मोनार्ची रूलर मींस किंग अपने आइडियाज़, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता था, अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकता था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इस तरीके से नेशनल असेंबली ने 1791 में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया, कंप्लीट कर लिया बना करके। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मोनार्ची रूल को जो है एक सीमा में बांधना, उसकी एक लिमिट दे देना उसको। एंड दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, और ये जो सत्ता थी यानी ये जो पावर थी क्योंकि एक ही हाथ में ना जो है केंद्रित रह सके, वर नाउ सेपरेटेड, अब ये अलग अलग एरिया में बढ़ चुका था। एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और अलग अलग संस्थाओं में वितरित कर दिया गया। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन हमारे इंस्टीट्यूशन थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और इसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना दिया। और अभी हम लोग ये फिगर एक्सप्लेन करेंगे हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड, किस तरीके से एक नया पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा था, उसका ये आपके सामने फिगर है। इन दिस फिगर वी कैन सी द कंडीशन हाउ यू मीन्स फ्रेंच पावर मीन्स मोनार्ची पावर was divided. So here we will have the constitution The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. Constitution जो कि 1791 में उसको पावर मिल गया कि वो लॉ बना सकता है, उसके आधार पे नेशनल असेंबली में कानून बन सकते हैं।
विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो क्या कहते हैं, जो लोग भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे ये नेशनल असेंबली में, वो लोग भी इसमें रह करके कानून बना सकते हैं। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। यानी कि जो सिटीजन्स इलेक्टर्स के ग्रुप को वोट करते थे और उसके बदले में वो असेंबली में चुन कर आते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स, हर सिटीज़न, हर नागरिक जो है उसको वोट देने का राइट नहीं था। ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। ऐसे व्यक्ति, ऐसा मेल फैमिली मेम्बर जो मेल हो, मैन हो और 25 years का एज हो या उससे आगे का एज हो और जो टैक्सेस पे करता हो, कम से कम अपने लेबर्स वेज में से 3 दिन का जो है लेबर वेज जो है वो अगर टैक्स के रूप में पे करता है तब उसको हम एक्टिव सिटीजन कहेंगे। दैट इज़ दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, यानी अब उनको वोट देने का अधिकार है अगर वो एक्टिव सिटीजन है। यानी एक्टिव सिटीजन कौन होगा? ऐसे 25 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप के लोग जो टैक्स भी पेड करते हैं, यानी अपने पूरे 1 साल की कमाई में से 3 दिन का जो है टैक्स अगर वो पेड करते हैं। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी जितने भी व्यक्ति थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे और महिलाएं, उन सबको पैसिव सिटीजन कहा गया। सो टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। इस तरीके से इलेक्टर की क्वालिफ़िकेशन के लिए जो असेंबली का मेंबर तभी बन सकता था उनमें से वो मैन यानी मेल कैटेगरी में ही लोग जो है उसमें आ सकते थे और इलेक्शन में वही खड़ा हो सकता था जो अधिक से अधिक टैक्स पे करता था। सो दिस पिक्चर शोज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया तो उसके अंडर में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। यहाँ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की पावर क्या थी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बट गई थी। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक नेशनल असेंबली चुनी जाती थी जिसे एक्टिव सिटीजन के लोग ही चुनते थे, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव सिटीजन कौन थे। 25 years या उससे अधिक एज के लोग जो लोगों को इलेक्ट करते थे। और इलेक्टर जो मतलब वोट के लिए कौन खड़ा हो सकता था वोट लेने के लिए? वो व्यक्ति जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आते थे, सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे, वही खड़े होते थे और उनको चुनने के लिए एक्टिव सिटीजन के लोग जो है चुन करके उन्हें नेशनल असेंबली में भेजते थे। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं एक्टिव सिटीजन्स जो कि वोट दे सकते थे वो लगभग 4 मिलियन थे। 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग ही फ्रांस में एक्टिव सिटीजन थे और वो वोट देते थे। 50,000 मैन थे जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आते थे, उनमें से जो खड़े होते थे इलेक्शन के लिए उनको वोट दिया जाता था। इनमें से 745 लोग जो है चुन करके नेशनल असेंबली में जाते थे इस तरीके से। और पैसिव सिटीजन्स के लोग, इनको कोई वोट देने का राइट नहीं था। ये लगभग 3 मिलियन मैन थे और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 एज के जो लोग थे उनकी संख्या ये थी। तो ये सब हमारे पैसिव सिटीजन्स थे। अब आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली जो है हमारी वो क्या क्या कंट्रोल करती थी। एक तो नेशनल असेंबली किंग के पावर को लिमिट करती थी, जो कि किंग था हमारा एग्जीक्यूटिव का सबसे ऊपर का हिस्सा, और इसकी पावर को इसने लिमिट कर दिया, यानी इसके पर कतर दिए थे। और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। इस तरीके से हमारा जो है किंग और मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव में आते थे, ये लोग क्या थे, ये लोगों को नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी। और लेजिस्लेचर में हमारे नेशनल असेंबली आती है, इलेक्टर्स आते हैं, वोट देने वाले लोग। एंड इन दिस मैनर, और बाद में क्या है कि इन्हीं में से ही हमारे एक्टिव सिटीजन्स लोग ही जज को भी जो है इलेक्ट करते थे और इनको वोट दे करके जज बनाते थे। इस तरीके से एक हमारा जुडिशरी होता था, यानी कि जज जो है निर्णय लेता था
जबकि पहले ये अधिकार किंग को था, जबकि हमारे नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके इसकी पावर को लिमिट कर दिया। अब इसकी पावर कम से कम कर दी और ये पावर्स आपके इस सिस्टम में जुडिशरी में चले आए। सो इन दिस वे दिस वाज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। Well students, so the constitution began with the declaration of rights of man and citizen। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसके सबसे शुरुआत में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखा गया था। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, जैसे हमें जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम स्वतंत्र होकर के अपने विचार बना सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। फिर राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमें जो है कानून के समक्ष बराबरी का जो है अधिकार है। एंड दे वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइनेबल राइट्स, और इसको किस रूप में स्थापित किया गया कि ये हमारे राइट्स जो है ये नेचुरल है और इसे कोई बदल नहीं सकता। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, और ये हर इंसान जो है इससे संबंधित है, उसको पैदा होते ही ये सारे राइट्स मिलते हैं। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और इसे कोई छीन नहीं सकता है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटी होती थी कि हर जो है सिटीजन्स का जो नेचुरल राइट है उसकी सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करे। Well students, this is the figure of the first page of Constitution of France, in which the Declaration of Rights of Man is painted on this, written on this portion. Here we can see that this figure describes very interesting things, but here on the right side of this figure, this is figure of France। इसके पास विंग्स है, अभी फ्रांस आज़ाद है, उड़ सकता है, और इसके हाथ में जो है ये एक स्टिक है, और ये जो है एक तरीके से ये सिंबल्स है। अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड द फिगर ऑफ द लेफ्ट, ये जो हमारे बाईं तरफ जो फिगर दिया है ये लॉ को सिम्बलाइज करता है, कानून को सिम्बलाइज करता है। सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट France had a special constitution। Well students, let us discuss this source of information। From this source the revolutionary journalist, एक क्रांतिकारी पत्रकार जिसका नाम था जीन पॉल मैराट, उसने कमेंट किया था, उसने अपनी टिप्पणी दी, अपने कमेंटमेंट किया न्यूज़पेपर के ज़रिए अपने न्यूज़पेपर में। इसके न्यूज़पेपर का नाम था यल एमी ड्यू पीपल, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब है द फ्रेंड ऑफ द पीपल, यानी जनता का मित्र। सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली, और उसने कमेंट किस पे किया? नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसके कमेंट के हिसाब से है कि द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, तो लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम जो है अमीरों को दे दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स एलोन, और शांतिपूर्वक तरीके से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ, और ये एक जीता जागता सबूत है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से जो धन संपत्ति है, बहुत पैसे वाले लोग कानून को प्रभावित कर देते हैं। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम, लेकिन कोई भी कानून तभी तक जीवित है जब तक उसका पालन करने वाले और उससे सहमति रखने वाले और उसको मानने वाले लोग हैं। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स, और जब वो जो है अरिस्टोक्रेट्स जो शाही लोग थे उनके हिसाब से मैनेज होते थे, तो दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ वेल्थ, तो वो भी वही करेंगे जैसा कि अदर वेल्थ के ओनर्स करते हैं। ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें ये एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैराट ने उस पर कमेंट किया था।
Well, students, now we are going to discuss another source of information in which the Declaration of Rights of Man and Citizen was given, and from this French Constitution, some source of information has come. फर्स्ट वन इज़ मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में कहा गया है कि हर इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसे फ्री रहने का अधिकार है और सारे राइट्स उसको बराबर मिलने चाहिए। सेकंड है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो है हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो हमारे नेचुरल राइट्स बने हैं उसको प्रिजर्व करे, उसकी सुरक्षा करे और हर व्यक्ति को जो है उसके अधिकार को प्रदान करे। दीज आर लिबर्टी, जैसे वो राइट्स कौन से हैं, आज़ाद रहने का, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, और उनके ऊपर जो जुल्म होता है उसका प्रतिरोध करें, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, उनको राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। एंड थर्ड हमारा है द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन, और जो इस देश का सब सारा पावर है वो क्या होना चाहिए, नेशन में होना चाहिए, यानी कि पहले सब लोग नेशन के लिए हैं। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप का व्यक्ति जो है अधिकार नहीं जता सकता है, जबकि सारे लोग एक साथ मिल कर के उस पर अधिकार कर सकते हैं। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स। आज़ादी का मतलब हमें वो पावर होनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। एंड द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, और जो कानून हमारे होने चाहिए वो इस तरीके से हमारे अधिकार को नुकसान ना पहुंचाएं और समाज को जो है इंजूरियस ना करें, उसको जो है जख्म ना दें। एंड सिक्स्थ है लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, और जो कानून है वो जनता की इच्छा के अनुसार होगा। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इट्स फॉर्मेशन, और कानून बनाने में हर सिटीजन को अधिकार है, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे अकेले या अपने प्रतिनिधि के द्वारा कानून बना सकता है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। सो नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमिन्ड बाय द लॉ, किसी व्यक्ति को हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या उसके अधिकार नहीं छीन सकते हैं, उसे हटा नहीं सकते हैं जब तक कानून उसे मान्यता नहीं देता। सो एवरी सिटीजन मे स्पीक, हर व्यक्ति को बोल सकता है, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, लिख सकता है और छाप सकता है स्वतंत्र होकर। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस ऑफ डिटरमिन्ड बाय द लॉ, और कानून के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिली है और उसको आज़ादी से वो जो है उसका पालन कर सकता है और किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकता है, किसी को जो है गलत शब्दों में कह नहीं सकता है। एंड लास्ट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल, और पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए और वहाँ के जो भी खर्चे हैं और वहाँ का जो प्रशासन है उस पर जो खर्चा आता है उसके लिए कॉमन टैक्स जो है सबको देना होगा। एंड इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स, और ये जो है कॉमन टैक्स हर व्यक्ति पर लागू होगा और बराबर मात्रा में सबको देना होगा, कोई इसमें बचेगा नहीं और अपने कमाई के आधार पर देगा। एंड लास्ट है सिंस प्रॉपर्टी इज सैक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट, जैसा कि जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, एक सैक्रेड और इनवायोलेबल राइट है, हर व्यक्ति को जो है मतलब जो है सही मायने में कानूनी संपत्ति रखने का अधिकार है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी को भी हम संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं अनलेस अ लीगल इस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, हम किसी की प्रॉपर्टी तभी छीन सकते हैं जब कानूनी तौर पर जो है इसकी ज़रूरत पड़े। इन दैट केस अ जस्ट कॉम्पेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, और उसके बदले में उसको अगर उसकी संपत्ति हम जब्त कर रहे हैं
तो उसके बदले में हम उसे कंपनसेशन दें, एडवांस के तौर पर उसे हम कोई ना कोई हर्जाना दें। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस रीड these political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read or write. तो 18th सेंचुरी में जो भी मैन एंड वुमेन की मेजॉरिटी थी, अधिक संख्या में लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स, इसलिए वहाँ पे कुछ इमेज और सिंबल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इट वर एंड दे वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। इसलिए सिंबल या हमारे इमेजेस को जो है अक्सर हम लोग यूज़ करते थे, या कुछ प्रिंटेड वर्ड्स यूज़ किए जाते थे ताकि उसका क्या आइडिया है उसको बताया जा सके। द पेंटिंग बाय ली बार्बियर, एक पेंटर थे जिनका नाम था ली बार्बियर, जिन्होंने अभी पिछले पेज पे बनाई थी पेंटिंग जो है, uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट को स्पष्ट करने के लिए बहुत से सिंबल का इस्तेमाल किया है। चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं इसको पढ़ने का। पहला था द ब्रोकन चैन, जो आपने उसमें सिंबल में देखा था लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोकन चैन था। चैन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, अक्सर चैन का इस्तेमाल हम लोग गुलामों को पहनाते थे। अब ब्रोकन चैन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, और ये टूटा हुआ चैन इस बात का प्रतीक है कि अब हर व्यक्ति आज़ाद है। द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस, ये रॉड्स का बंडल है जिसको बांधा गया है, ऊपर एक भाला है। एंड हियर इट्स रिप्रेजेंट वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन, एक डंडा तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन इंटायर बंडल, लेकिन उस डंडे का जो बंडल है उसको हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, इसलिए किसी भी नेशन का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी यूनिटी में लाई करता है। अगर वो नेशन पूरी तरह से जो है संगठित है तो वो पूरा ताकतवर देश माना जा सकता है अगर उसमें एकता है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस। देन वी हैव गॉट द आई विद इन ट्रायंगल, ये जो सिंबल है ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक आई बनी हुई है, इसमें से रेज निकल रहे हैं। तो द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ये आईज का मतलब क्या है, नॉलेज के लिए है ये। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और ये सन की रेज निकल रही हैं, ये क्या है, ये उनके दुर्भाग्य को जो है, दुर्भाग्य के बादल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और उन्हें जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाएगा। फिर इसके बाद एक सिंबल आता है सेप्टर, ये सेप्टर है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये शाही ताकत का प्रतीक है। ये जिसके हाथ में होता था समझ लो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है। फिर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, एक स्नेक दिखाया गया है जो अपने टेल को, अपनी पूंछ को ही काट रहा है, बाइट कर रहा है। इसका मतलब है सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर एंड, ये मतलब अनंत, मतलब चिरकाल तक का सिंबल है। मतलब जैसे रिंग होता है ना, इसका कहीं से स्टार्टिंग है ना कहीं पे एंड है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बात आती है हमारे पास, ये है रेड फ्रीजियन कैप। तो ये रेड फ्रीजियन कैप हमारा शो कर रहा है कैप वर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब सारे स्लेव जो है आज़ाद हो गए तब उन्होंने रेड फ्रीजियन कैप पहन करके इस बात को प्रदर्शित करना चाहा कि अब हम फ्री हैं। उसके बाद आता है ब्लू वाइट रेड, ये जो ब्लू वाइट रेड है, ये ब्लू और फिर ये जो है वाइट है और ये रेड है। तो ये द नेशन कलर्स ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का नेशनल कलर है, उसके ट्राई कलर में ये कलर यूज़ हुए थे। उसके बाद द विंग वुमेन, पंख लगी हुई औरत, ये पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये कानून का जो है पर्सनिफिकेशन है और ये जो है हाँ इसके पंख हैं। एंड फिर द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इक्वल बिफोर इट, और ये जो लॉ टैबलेट बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि कानून सब के लिए बराबर है।